मानव का अस्तित्व और हमारी पूरी प्रगति देखा जाए तो पूरी तरह से प्रकृति से मिलने वाले संसाधनों पर ही निर्भर है। आज के इस एक्सप्लेनर में भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों का बहुत गहराई से विश्लेषण किया जाएगा। वन या जंगल का मतलब सिर्फ पेड़ों या झाड़ियों का कोई झुरमुट नहीं होता। असल में ये वनस्पतियों का वो प्राकृतिक संचय है जो बिना किसी मानवीय मदद के खुद ब खुद पनपता है। इसे अक्षत वनस्पति यानी वर्जिन वेजिटेशन कहा जाता है। और पता है, आज भारत में इस तरह की एकदम प्राकृतिक वनस्पति केवल हिमालय, सुंदरवन और थार रेगिस्तान जैसे दुर्गम इलाकों में ही देखने को मिलती है। तो चलिए इस बेहद अहम और दिलचस्प विषय की गहराइयों में चलते हैं। इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले वनों के वर्गीकरण को समझेंगे, फिर वनों के विनाश और उसके भयंकर प्रभावों पर बात होगी। इसके बाद भारत की अद्भुत वन्य जीव विविधता और उस पर मंडराते संकट को जानेंगे। फिर उन प्रमुख संरक्षण योजनाओं और अंत में आरक्षित क्षेत्र की चर्चा होगी जो इन पारिस्थितिक तंत्रों को बचाने के लिए उठाए गए कदम हैं। तो सबसे पहला बिंदु है वनों का वर्गीकरण, यानी जंगलों को किन आधारों पर बांटा गया है। सही नियंत्रण और प्रशासन के लिए वनों को मुख्य रूप से 2 पैमानों पर बांटा जाता है, प्रशासनिक और स्वामित्व। प्रशासनिक आधार पर 3 तरह के वन होते हैं। पहले हैं आरक्षित वन, जो सीधे सरकार के कंट्रोल में होते हैं। यहां लकड़ी काटने या पशु चराने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। दूसरे हैं संरक्षित वन, जहां स्थानीय लोगों को थोड़ी छूट होती है कि वे पेड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना सूखी लकड़ी बीन सकते हैं और पशु चरा सकते हैं। और तीसरे हैं अवर्गीकृत वन, जहां ऐसा कोई नियम या पाबंदी नहीं होती। अब अगर स्वामित्व यानी मालिकाना हक की बात करें तो देश के ज्यादातर जंगल राज्य वन की श्रेणी में आते हैं, जिन पर सरकार का हक है। कुछ सामुदायिक वन होते हैं जिन्हें ग्राम पंचायतें या नगर पालिकाएं संभालती हैं। इसके अलावा निजी वन भी होते हैं जो व्यक्तिगत संपत्ति हैं। लेकिन सच तो यह है कि ऐसे निजी वन अक्सर बहुत ही अव्यवस्थित या बंजर हालत में मिलते हैं, खासकर उड़ीसा, मेघालय, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में। वर्गीकरण को समझने के बाद अब उस मूल समस्या की ओर रुख करते हैं जिसने सबको चिंता में डाल रखा है, वनों का विनाश। जंगलों का काटना यानी डिफोरेस्टेशन सिर्फ किसी एक इलाके की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है। और इसका सबसे बड़ा कारण कोई प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि इंसानी दखलंदाजी है। पेड़ कटने के प्रभाव वाकई विनाशकारी हैं। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड तेजी से बढ़ रही है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव और भी ज्यादा भयंकर हो गया है। पेड़ों की जड़ें जो मिट्टी को बांध कर रखती थीं, उनके ना होने से मिट्टी का भारी क्षरण हो रहा है और खेतों की उपजाऊ क्षमता घटती जा रही है। प्रायद्वीपीय भारत में तो वन क्षेत्र में भारी गिरावट आई है, लेकिन सबसे दुखद हिस्सा है वन्य जीवों का बेघर होना। जब जानवरों के पास जंगल, भोजन और पानी नहीं बचता तो वे मजबूरन शहरी बस्तियों की ओर भागते हैं। यही कारण है कि आज आए दिन जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों और उनके पालतू जानवरों पर जंगली जानवरों के हमले की खबरें सुनने को मिलती हैं। तो आखिर इसका समाधान क्या है? सबसे पहला काम है लकड़ी का कोई बेहतरीन विकल्प खोजना, ताकि पेड़ों की कटाई पर रोक लगे। और अगर किसी विकास कार्य के लिए पेड़ काटना मजबूर ही हो तो नियम होना चाहिए कि उसी प्रजाति के नए पेड़ तुरंत लगाए जाएं। ऊर्जा की जरूरत के लिए लकड़ी जलाने के बजाय सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ईंधनों का इस्तेमाल होना चाहिए। इसके अलावा जो पेड़ दीमक या बीमारियों से संक्रमित हो गए हैं, उन्हें हटाना जरूरी है ताकि पूरा जंगल बीमार ना पड़े। जंगल की आग तो रातों रात सब खा कर देती है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर एक खास अग्निशमन बल होना ही चाहिए। और हाँ, धार्मिक मेलों या परिक्रमा के लिए जो लोग जंगलों में जाते हैं, उनके द्वारा फैलाए गए कचरे की सफाई बहुत जरूरी है। इन सबके साथ ही स्कूलों में बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ाना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है। चलिए अब भारत की अविश्वसनीय वन्य जीव विविधता और उस पर छाए संकट की बात करते हैं। भारत की जलवायु और भौगोलिक संरचना इतनी विविध है कि यहाँ एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों की प्रजातियां पाई जाती हैं। एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा है, पूरी दुनिया में जीव जंतुओं और पक्षियों की लगभग 15 लाख प्रजातियां हैं और इनमें से 81,251 प्रजातियां अकेले भारत में मिलती हैं। इसी वजह से जैव विविधता के मामले में भारत दुनिया में 12वें स्थान पर आता है। भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां बाघ और शेर दोनों अपने प्राकृतिक आवास में बेखौफ घूमते हुए देखे जा सकते हैं। सर्दियों में तो दूर दूर से प्रवासी पक्षी राजस्थान के केवलादेव और गुजरात के नल सरोवर जैसे इलाकों में आते हैं।
लेकिन इस पूरी समृद्धि पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लग चुका है। कई जानवर आज हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर हैं। पिछली सदी की बात करें तो पूरे भारत में बाघ पाए जाते थे। गुजरात के ईडर, अंबाजी और दाता के जंगलों में भी बाघ दहाड़ते थे, लेकिन आज वो वहां से पूरी तरह विलुप्त हो चुके हैं। भारत के जंगलों से चीता तो खैर पूरी तरह से गायब ही हो चुका है। आसमान में मंडराने वाले गिद्ध, गुलाबी गले वाली बत्तख और जल बिलाड़ी जैसे पक्षी जो कभी आम हुआ करते थे, वो भी अब 9 के बराबर बचे हैं। और ये सब क्यों हुआ? इंसान के लालच की वजह से। विकास और खनन के नाम पर जंगलों में अतिक्रमण हुआ और त्वचा, सींग, हड्डियों या परफ्यूम बनाने के लिए जंगली जानवरों का इतनी बेरहमी से शिकार हुआ कि प्रकृति का पूरा संतुलन ही डगमगा गया। इन संकटग्रस्त जीवों में कुछ बेहद अनूठी प्रजातियां भी शामिल हैं, जैसे कि लाल पांडा, जो पूर्वी हिमालय के ठंडे जंगलों में रहता है। इसका मुख्य भोजन बांस की कोंपलें, अंडे और छोटे पक्षी होते हैं, और ये जीव दिन के समय ज्यादा एक्टिव नहीं रहता। एक और अद्भुत जीव है गंगा नदी डॉल्फिन, जो सिर्फ मीठे पानी में, खासकर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। जब ये सांस लेने के लिए पानी की सतह पर आती है तो एक खास सू सू जैसी आवाज निकालती है, इसलिए स्थानीय लोग इसे इसी नाम से जानते हैं। लेकिन आज कारखानों का जहरीला कचरा, गंदा पानी और नदियों में बढ़ती गाद ने इस खूबसूरत जीव के अस्तित्व को गहरे खतरे में डाल दिया है। जब हालात इतने बिगड़ने लगे तो भारत सरकार ने कई अहम कदम उठाए। अब उन राष्ट्रीय परियोजनाओं को देखते हैं जो इन विलुप्त होते जीवों को बचाने के लिए शुरू की गई हैं। ये संरक्षण योजनाएं और उनकी समय सीमाएं समझना बहुत जरूरी है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में 40,000 से ज्यादा बाघ थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार ने उनकी संख्या इतनी कम कर दी कि 1971 में मजबूरन टाइगर प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ा। आज यह देश भर के 44 क्षेत्रों में लागू है। इसी तरह 1992 में हाथियों और उनके प्राकृतिक आवासों की सुरक्षा के लिए एलिफेंट प्रोजेक्ट लाया गया। गिद्ध, जिन्हें प्रकृति का अपना सफाई कर्मी कहा जाता है, जब तेजी से मरने लगे तो 2004 में गिद्ध परियोजना शुरू की गई और हिमालय में 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहने वाले दुर्लभ हिम तेंदुओं को बचाने के लिए साल 2000 में एक विशेष प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा एक और खास परियोजना है राइनो प्रोजेक्ट। असम और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में पाए जाने वाले एक सींग वाले भारतीय गैंडे का उसके सींग के लिए अंधाधुंध शिकार किया जाता था, क्योंकि उससे दवाइयां बनती थीं। इन्हें बचाने के लिए राइनो विजन 2020 नाम से एक अभियान चलाया गया, जिसका लक्ष्य इनकी आबादी को 3000 तक पहुंचाना था। इसके साथ ही 1970 के दशक में क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट और कश्मीरी हंगुल व मणिपुर के खास हिरणों को बचाने के लिए भी कई जरूरी कदम उठाए गए हैं। लेकिन सच कहा जाए तो सिर्फ परियोजनाओं से काम नहीं चलेगा। कुछ कड़े नियमों और हमारे नजरिए में बदलाव की सख्त जरूरत है। सबसे पहले तो जंगलों को असीमित कमाई का जरिया समझने की मानसिकता को छोड़ना होगा। शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों की संख्या में सही संतुलन होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए जंगलों में घरेलू जानवरों की चराई पर रोक लगानी होगी। शिकार और अवैध खनन पर बिना किसी ढील के सख्त कानून और भारी जुर्माने लागू होने चाहिए। एक और बहुत अहम बात, जानवरों के प्रजनन काल यानी उनके प्रजनन के समय में इंसानों की कोई भी दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर वन्यजीव सुरक्षा बल अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो उन पर कड़ा दबाव बनाना होगा, ताकि वे अपनी जिम्मेदारी समझें। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, जो है आरक्षित क्षेत्र। अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव आरक्षित क्षेत्र, ये शब्द सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, है ना? लेकिन इनके नियमों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इन तीनों के बीच के बुनियादी अंतर को समझते हैं। अभयारण्य यानी सैंक्चुरी, इसमें सीमित मानवीय गतिविधियों की छूट होती है। अगर अधिकारियों से पहले ही अनुमति ले ली जाए तो वहां पशु चराए जा सकते हैं। इसे आमतौर पर राज्य सरकारें स्थापित करती हैं। इसके बाद आता है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क। ये बहुत ज्यादा सुरक्षित होते हैं। यहाँ चराई पर पूरी तरह से बैन होता है, और ये किसी एक जीव के लिए नहीं बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए होते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा स्तर है जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायो रिजर्व। ये अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर बनाए जाते हैं और इनका मकसद सिर्फ जीवों को नहीं बल्कि उस पूरे इलाके की भौतिक और सांस्कृतिक विविधता को बचाना होता है। यहाँ तक कि वहां रहने वाले स्थानीय लोगों की जीवन शैली को भी संरक्षित किया जाता है। इनका दायरा 5000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर करें। पूरे भारत में इस वक्त कुल 18 जैव आरक्षित क्षेत्र, 103 राष्ट्रीय उद्यान और 531 अभयारण्य मौजूद हैं।
और अगर हम सिर्फ गुजरात राज्य का उदाहरण लें तो वहां 1 जैव आरक्षित क्षेत्र, 4 राष्ट्रीय उद्यान और 23 अभयारण्य हैं। गुजरात का वो इकलौता जैव आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण है, जिसे साल 2008 में घोषित किया गया था। ये नंबर हमें बताते हैं कि जीवों को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर कितना बड़ा ढांचा तैयार किया गया है। इन्हीं आरक्षित क्षेत्रों से जुड़े 2 बेहद खास जीवों के बारे में भी जान लेते हैं। एक है हिनोटारो। ये जीव लोमड़ी से थोड़ा लंबा होता है और इसके कान ऊंचे होते हैं। ये शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों में रहता है, जैसे गुजरात के कच्छ का रण, बन्नी और नारायण सरोवर अभयारण्य। दिलचस्प बात यह है कि इसे इसके पदचिन्हों यानी पंजों के निशानों से पहचाना जाता है। दूसरी प्रजाति है डुगोंग। ये एक समुद्री जीव है जो भारत के पश्चिमी तट पर पाया जाता है। इसका मुख्य खाना समुद्री घास और वनस्पतियां होती हैं। मांस और चर्बी के लिए इसका इतना ज्यादा शिकार हुआ है कि अब ये गुजरात के सौराष्ट्र तट पर बहुत ही कम नजर आती है। इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में उठता है। हम जानते हैं कि विकास की प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता, वो तो होगी ही, लेकिन हमें अपनी प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला के नाजुक संतुलन को समझना ही होगा। प्रकृति में मौजूद हर एक छोटे से छोटे कीड़े से लेकर बड़े जानवर तक सबका अपना एक अहम रोल है। अगर कोई एक प्रजाति भी गायब होती है ना, तो लंबे समय में पूरी की पूरी खाद्य व्यवस्था चरमरा जाती है। आज हम जिन भयंकर पर्यावरणीय खतरों को झेल रहे हैं, वो सब दशकों पहले की गई इंसानी लापरवाही का ही नतीजा है। नियोजित विकास के साथ साथ पर्यावरण के प्रति एक दोस्ताना और मैत्रीपूर्ण रवैया आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। जरा सोचिए, क्या इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता बचा है? इसी विचार के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।